एक वीडियो आपने देखी होगी, बाजलो जी आगे जी सवाल पूछेंगे जी, नुआ जी कार्यकर्ता थे, वो भी रोस्ट हैं। फिल्म के अंदर कहा गया था कि एक दिन का सीएम बन के देख में है, और जो हार रहा है उसका नेगेटिव पॉइंट क्या रहा। नमस्कार सभी साथियों का। साथियों, आज मैं आपको बताना चाहूँगा हरियाणा की 10 की 10 सीटें जो लोकसभा की हैं उनका चुनाव 25 मई को हो चुका है, और साथ के साथ में लोगों की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। रिजल्ट क्या रहने वाला है और 4 जून को कौन सा क्या रिजल्ट आने वाला है, कौन जीत में है कौन हार में है। लगभग जो कल चुनाव 7वें चरण के थे 1 तारीख को, वो हो चुके हैं, और आज मैं आपको पूरी डिटेल वाइज 10 की 10 सीटों की पूरी डिटेल से बताऊंगा। यहाँ से कौन आगे है, कौन बढ़त में है और कौन प्लस में है, और जो हार रहा है उसका नेगेटिव पॉइंट क्या रहेगा। तो कहीं ना कहीं हरियाणा के अंदर एक तरफ पहले 2019 और 14 के अंदर आपको देखने को मिला कि मोदी की लहर थी। 2019 के अंदर 10 की 10 सीटें भाजपा की झोली में थी, और अब की बार भाजपा ने 400 पार का नारा भी लगाया है। 400 पार का नारा लगाया है, कहीं ना कहीं वो सफल होगा या नहीं होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा, मतलब परसों 4 तारीख को ही पता चल जाएगा आपको। लेकिन अब हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो विषय है हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट के अंदर क्या मार्जिन है भाजपा का, और कांग्रेस का क्या मार्जिन है, कौन सी सीट कांग्रेस जीत रही है। लेकिन जो बची हुई पार्टियां हैं उनके पास नील बटे सन्नाटा आने वाला है, क्योंकि उनका कहीं भी नाम नहीं आ रहा है। जो भी एग्जिट पोल दिखा रहे हैं और जहां से हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है, और चारों तरफ 10 की 10 लोकसभा में हमने सर्वे भी किए हैं, जैसा आप हमारे चैनलों पे देख पा रहे हैं। अभी चलिए बात कर लेते हैं हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा की। सबसे पहले बात करते हैं अंबाला की। अंबाला के अंदर रतनलाल कटारिया 2019 के अंदर लोकसभा सांसद रहे हैं, और 2024 के अंदर उनकी बीवी जिनका नाम बंतो कटारिया है उनके नाम ये सीट कर दी गई, और मोदी जी ने उनको आशीर्वाद दिया और वो चुनाव लड़ रही है, उम्मीदवार हैं भाजपा से। और कांग्रेस से इनके सामने है युवा नेता वरुण मौलाना। और इसकी हम बात कर लेते हैं। अंबाला के अंदर कांग्रेस की लहर बहुत तेज़ी से बढ़ी, उम्मीदवार बहुत लेट उतारे गए, लेकिन ये है कि लोगों ने भी, जनता ने इनका चुनाव लड़ने का काम किया। लेट उतारे लेकिन चुनाव बहुत अच्छा उठा। अब जाके इनकी कांटे की टक्कर रही। 25 तारीख तक बहुत अच्छा इनका प्रचार प्रसार रहा, दोनों का आमने सामने की टक्कर थी, और कहीं न कहीं एंटी कंपेंसी विरोधाभास रहा भाजपा के प्रति लोगों का। और अंबाला के अंदर कालका, पंचकुला, अंबाला कैंट, अंबाला शहर, यमुनानगर भी आते हैं, और यहाँ जट सिख सरदार जट्टों के गांव भी हैं, जिससे भाजपा से कहीं ना कहीं विरोधाभास रहा। कहीं ना कहीं इनका विरोध देखने को भाजपा को देखने को मिला। और वरुण मौलाना ने तो ऐसा कुछ किया, अनिल विज जिसको हरियाणा में गब्बर भी कहा जाता है, जो गृह मंत्री थे हरियाणा सरकार के अंदर, उनका आशीर्वाद लेने के लिए वरुण मौलाना उनके घर तक पहुंचे और आशीर्वाद भी दिया अनिल विज जी ने। तो 25 तारीख का जो समय था चुनाव का वो ख़त्म हुआ, और 4 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला है उसकी कुछ ना कुछ 99% आज हम आपको डिटेल बता देंगे। यहाँ पर कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है अंबाला के अंदर, और कोई भी मुकाबला जीत सकता है साथियों। इन दोनों में कांटे की टक्कर है। चलिए करनाल लोकसभा की बात कर लेते हैं। करनाल लोकसभा एक इंडिया के अंदर ऐसी सीट बन गई है जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सामने, जो कि भाजपा है, उनके सामने कांग्रेस के जो उम्मीदवार है दिव्यांशु बुद्धि राजा है। उनकी उम्र महज 31 साल है, और हमारे पूर्व से मनोहर लाल खट्टर, उनकी उम्र करीबन 60+ है। उम्र भी याद है। अगर हम बात करें, एक फिल्म आई थी अनिल कपूर की नायक,
नायक फिल्म के अंदर कहा गया था कि एक दिन का सीएम बन के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा कितना संघर्ष एक सीएम को करना पड़ता है। अमरीश पुरी, अनिल कपूर की ये फिल्म थी, सेम वैसा ही सिस्टम मुझे करनाल लोकसभा के अंदर दिखाई दे रहा है। लोगों ने चुनाव लड़ने का काम किया है, बुद्धि राजा के साथ लोग साथ में खड़े हुए दिखाई दिए, और कहीं ना कहीं पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर का गांव के अंदर विरोध देखने को मिला। यहाँ का चुनाव भी लोगों ने लड़ने का काम किया, जनता ने लड़ने का काम किया, और क्योंकि किसान आंदोलन का भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा, और देखा जाए करनाल के लोग भी कहीं ना कहीं रुष्ट हैं इस बात से कि मनोहर लाल खट्टर करनाल से होते हुए भी करनाल के लिए ऐसा कुछ काम नहीं कर पाए जिससे हम उसको आंख मूंद कर वोट दे पाएँ। लोगों का ये कहना था करनाल के अंदर, करनाल के लोगों ने इस तरह की बातें कही। और साथ ही साथ में देखा जाए कि पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने 9.5 साल के अंदर ऐसा कुछ हरियाणा के लिए नहीं किया है जिससे वो लोगों से अपने किए हुए कार्य के लिए वोट मांग सके। ये भी मोदी के नाम पर वोट मांग रहे हैं, और लगभग कांटे की टक्कर है दिव्यांशु बुद्धि राजा की। शुरुआत में चुनाव बहुत ही बेहतरीन उठा। दिव्यांशु बुद्धि राजा महज एक उम्मीदवार नहीं, एक तरह से देखा जाए कि लोगों के सामने एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी लोगों को। साथ के साथ में मनोहर लाल खट्टर भी ऐसे पेच फंसा करनाल के अंदर, वो कहीं दूसरी जगह किसी और का प्रचार करने के लिए महज 2-3 बार ही जा पाए। वो अपना प्रचार में ही इतना व्यस्त कर दिए सामने वाले उम्मीदवार ने कि वो सिर्फ अपने ही उम्मीदवार के चक्कर में इधर से उधर घूमते रहे साथियों। और मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट टाइम आते आते भाजपा को, आपको पता है कि भाजपा के पास पता नहीं कौन सी ट्रिक है, क्या है, वो कुछ न कुछ पत्ते ऐसे खोलती है लास्ट टाइम आते वो अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट कर लेती है, या उनके पास क्या बाल जीवन घुट्टी है जिससे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। करनाल के अंदर भाजपा प्लस में दिखाई दे रही है, दिखाई क्या प्लस में है, और कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर भी है, और प्लस में भी बीजेपी यहाँ दिखाई दे रही है। अभी चलिए बात कर लेते हैं सोनीपत लोकसभा की। सोनीपत लोकसभा एक ऐसी लोकसभा अभी चंद दिनों में 1-2 दिन के अंदर बन गई, क्योंकि 25 तारीख को चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद अभी 2 तारीख है, 7 दिन के अंदर ही मोहन लाल बड़ोली ने 3-4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भीतर घात हुआ है। भीतर के जितने भी भाजपा के नेता हैं, कई नेताओं ने एंटी कंपेंसी की है, प्रचार भाजपा का चल रहा है, लेकिन लोगों से अपील कांग्रेस को वोट डालने की जा रही है, ऐसा मोहन लाल बड़ोली ने कहा है साथियों। इससे दिखाई देता है कि कहीं न कहीं भीतरघात होते के कारण वोट बैंक भी घटा है भाजपा के लिए, और जुलाना से भी लीड मिल रही है जो कांग्रेस के उम्मीदवार है सतपाल ब्रह्मचारी को, सफ़ीदों से भी लीड है, गांव से भी लीड है, लीड है, और कहीं न कहीं यहाँ सतपाल ब्रह्मचारी प्लस में दिखाई दे रहे हैं, कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है। और इसके साथ में एक गहन बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी 2-3 दिन से एक ऑडियो भी वायरल हो रही है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि खट्टर को छोड़ो, भाजपा को छोड़ो और वोट डलवाओ कांग्रेस के नाम की, इन्होंने तो 9.5 साल में कुछ नहीं किया। इस तरह की बातें उस ऑडियो में सुनने को मिल रही है, और लोगों में भी कहीं ना कहीं सोनीपत लोकसभा में रोष है। पिछले जो उम्मीदवार थे रमेश कौशिक, वो 2 बार सांसद रहे सोनीपत लोकसभा से। कई गांव के अंदर तो उन्होंने ये भी तक कह दिया कि मुझे तुम्हारी वोटों की भी ज़रूरत नहीं है, और लोगों में रुष्ट हैं लोग, मतलब विरोधाभास है लोगों में। कई भाजपा के कार्यकर्ता थे, वो भी रुष्ट हैं भाजपा के कार्य से कि उनकी अनदेखी हो रही है या हमारे कार्य नहीं हो रहे हैं। लगभग देखा जाए तो अभी कांग्रेस प्लस में है सोनीपत लोकसभा के अंदर, और 4 तारीख को जो रिजल्ट आएंगे उसके लगभग 90% मैं आज आपको क्लियर बता दूंगा कौन प्लस में है कौन पीछे रहने वाला है। सोनीपत लोकसभा थी। अभी हम बात कर लेते हैं फरीदाबाद लोकसभा की। फरीदाबाद लोकसभा के अंदर साथियों कृष्णपाल गुर्जर भाजपा से हैं, और सामने महेंद्र प्रताप गुर्जर
ये कांग्रेस से है। आमने सामने की टक्कर है और लेट चुनाव में उतरने के बाद उम्मीदवार भाजपा कांग्रेस ने थोड़ा लेट उतारे, उसके बाद भी महेंद्र प्रताप सिंह अब अपना चुनाव उठा चुके थे शुरुआती दौर के अंदर। आते आते जनता इनका चुनाव लड़ने लग गई, जनता पूरा सपोर्ट में थी। और आपको पता है कि भाजपा के पास बहुत सारी ऐसी ट्रिक होती हैं जिसके पास लोगों को अट्रैक्ट कर लिया है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ दिन पहले 23 या 22 की बात करें या 21 की बात करें मई की, तब तक कांटे की टक्कर थी दोनों की। लेकिन 25 तक आते आते यहाँ भाजपा प्लस में दिखाई दे रहे। कृष्णपाल गुर्जर आज प्लस में हैं भाजपा फरीदाबाद के अंदर। और अभी 4 तारीख को रिजल्ट आपके सामने ही होंगे। चलिए, गुरुग्राम, इसका पड़ोसी लोकसभा गुरुग्राम की हम बात कर लेते हैं। गुरुग्राम के अंदर क्या रहने वाला है? राजा को हराने के लिए राज को उतारा गया, राज बब्बर को उतारा गया कांग्रेस के माध्यम से। वो 3 बार के सांसद हैं, 2 बार के लोकसभा सांसद रह चुके हैं, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं 2 बार के, और सामने हैं 4 बार के सांसद रहे राव इंद्रजीत सिंह। इनके पिताजी पूर्व सीएम रहे हैं राव वीरेंद्र सिंह। ओबीसी कोटा इनको है, ओबीसी कोटे के माध्यम से ही राज बब्बर जी को उतारा गया। आमने सामने की टक्कर है। राव इंद्रजीत सिंह ने एक भाषण के अंदर कहा था कि मेवात वालों, कभी तो एक बार मेरे को जितवा के देख लो। ये बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है। अभी राज बब्बर की बात कर लेते हैं। राव इंद्रजीत सिंह के प्रोग्राम हुए, लोग कम पहुँचे, लेकिन राज बब्बर के प्रोग्राम लोगों ने खुद करवाए, 10 करवाए, और लोग भर भर के उनके पास आए। नू मेवात के अंदर भर भर के वोट मिला है कांग्रेस को, राज बब्बर को वोट मिला है। लेकिन गुरुग्राम की बात करें, मतलब राव इंद्रजीत सिंह की बात करें, कहीं ना कहीं उनको संशय है कहीं मैं हार ना जाऊं। लेकिन हरियाणा की 10 लोकसभा के अंदर एक अकेला प्रोफाइल नेता एक ऐसा राव इंद्रजीत सिंह है जो खुद की प्रोफाइल पे चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी ऐसी प्रोफाइल, ऐसी पकड़ है राव बाहुल्य एरिया में, क्योंकि इसके अंदर रेवाड़ी भी आता है, गुरुग्राम भी आता है, नू मेवात भी आता है। यहाँ के जो राव है या अदर कास्ट के जो लोग हैं, उनके अंदर राव इंद्रजीत सिंह की बहुत खासी अच्छी पकड़ है। इनकी प्रोफाइल अच्छी है, इनका आव भाव, मेल भाव अच्छा है लोगों के साथ, और खुद की प्रोफाइल पे और मोदी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। आप देख सकते हैं राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा बहुत ही नामी गिरामी चेहरा है गुरुग्राम के अंदर। आज मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भाजपा प्लस में दिखाई दे रही है। दिखाई क्या दे रही है, मतलब प्लस में खड़ी है। राज बब्बर कहीं ना कहीं यहाँ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए, भिवानी की बात कर लेते हैं। भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर कांग्रेस के जो उम्मीदवार है राव दान सिंह है, और सेकंड जो उम्मीदवार हैं, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, वो धर्मवीर सिंह हैं। धर्मवीर सिंह सांसद रहे हैं पिछली बार, अभी 2019 के चुनाव के अंदर सांसद थे, और 10 की 10 लोकसभा भाजपा ने जीतने का काम किया। राव इंद्रजीत सिंह को जैसे ही टिकट मिली, इनका चुनाव बहुत अच्छा उठा, कांग्रेस का चुनाव बहुत अच्छा उठा। किरण चौधरी ने भी समर्थन दिया, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरण चौधरी है, और यहाँ दूसरे जो नेता है, उन्होंने कोशिश करी कि भाई हमें टिकट नहीं मिली, टिकट के दावेदारी में थे, लेकिन टिकट नहीं मिल पाई। उसके बाद थोड़े दिन बाद रूसा मनाई हुई, फिर ये इकट्ठा होकर प्रचार प्रसार करने लगे। चुनाव उठा, लेकिन चुनाव धीरे 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 डाउन होता चला गया। और 23, 24, 25 का जो रुझान रहा इनका, मतलब 25 मई का, आमने सामने की टक्कर रही। और लास्ट टाइम आते 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 आपको भी पता है कि धर्मवीर सिंह यहाँ पर प्लस में होते हुए दिखाई दे रहे हैं भिवानी महेंद्रगढ़ से। और चुनावी दौर की हम बात करें तो धर्मवीर सिंह का भी कहीं ना कहीं विरोध हुआ। किसानों ने विरोध किया, लोगों ने सवालात किए कि पिछले 5 साल में आपने करवाया ही क्या है। लोगों ने बहुत सारे सवाल इनसे किए, कहीं ना कहीं किसानों ने विरोध किया, काले झंडे भी दिखाए इनको, धर्मवीर सिंह को, फिर भी लोगों ने भरपूर साथ देने का काम किया। आज भाजपा भिवानी महेंद्रगढ़ के अंदर
प्लस में दिखाई दे रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं रोहतक लोकसभा की, जो कि हरियाणा के सेंटर में है। यहाँ पर पिछली बार की तरह वही करैक्टर हैं। कांग्रेस के अंदर दीपेंद्र हुड्डा और भाजपा के अंदर डॉक्टर अरविंद शर्मा है। यहाँ पर दीपेंद्र हुड्डा मात्र 7,500-8 हज़ार वोटों से हारे थे और कोसली के अंदर करीबन 70,000 की लीड थी पिछली बार। मतलब भाजपा की लीड थी बहुत अच्छी और दीपेंद्र हुड्डा को हराने का काम किया था। लेकिन अब चुनाव कैसे चेंज हो गया, अब मैं पहले भाजपा की बात कर लेता हूँ। भाजपा के प्रति लोगों का गुस्सा है, विरोध है। लोगों ने सवालात किए डॉक्टर अरविंद शर्मा से। कहीं ना कहीं अरविंद शर्मा अपने सवालों से, लोगों के सवालों से बचते हुए नज़र आए, भागते हुए नज़र आए। एक वीडियो आपने देखी होगी, बाजलो जी आगे जी सवाल पूछोगे जी, नुआ जी पत्रकार के सवालों का जवाब भी नहीं दिया, उससे पहले ही वहाँ से खिसक लिए। और वहीं दीपेंद्र हुड्डा की बात करें, दीपेंद्र हुड्डा ने अपना प्रचार प्रसार काफ़ी समय पहले ही शुरू कर दिया था। लोगों में प्यार है, मोहब्बत है, इश्क है। लोग इनको बुलाते हैं, माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं और कहीं ना कहीं दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रेम है। दीपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार ने, बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिन्होंने राहुल गांधी के नाम पर या कांग्रेस के नाम पर वोट मांगा है। लेकिन यहाँ भी जनता चुनाव लड़ रही है। ख़ास देखने की बात है, हरियाणा का कोई भी कांग्रेस का उम्मीदवार हो, उसका चुनाव जनता लड़ रही है। कहीं ना कहीं जनता सपोर्ट कर रही है। ये भाजपा के प्रति लोगों का विरोध है। अभी चलिए रोहतक के अंदर का रिजल्ट मैं आपको बता देता हूँ। अरविंद शर्मा यहाँ पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और दीपेंद्र हुड्डा अच्छी खासी लीड लेने का यहाँ काम करने वाले साथियों। दीपेंद्र हुड्डा को लोगों का इतना प्रेम आज के टाइम रोहतक के अंदर, रोहतक लोकसभा के अंदर मिल रहा है साथियों। चलिए ये तो रिजल्ट तो आपको मैं बता ही रहा हूँ, साथ के साथ में 4 तारीख तक और वेट करें, पूरा प्रिंट आउट होकर आपके पास आएगा और खुशी आपको जाहिर होगी। चलिए अभी हिसार लोकसभा की बात कर लेते हैं। हिसार के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, चौकोना मुकाबला कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 के 4 जाट नेता यहाँ खड़े थे। जहाँ हम बात कर लेते हैं, जेजेपी से नैना चौटाला खड़ी थी, इनेलो से सुनैना चौटाला खड़ी थी, कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी यहाँ खड़े थे और चौधरी रणजीत सिंह यहाँ पर बीजेपी के उम्मीदवार, जो पहले इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे उनको भाजपा में लाया गया, फिर उम्मीदवार बनाया गया। यहाँ पर सीट और अच्छी निकल सकती थी अगर कुलदीप बिश्नोई को भाजपा टिकट देती या कैप्टन अभिमन्यु को टिकट देती, तो लोग ज़्यादा उसको वोट देते और निखर के चुनाव आता। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से भाजपा या अपनी इंडिपेंडेंट काम कर रहे हैं। और अब जेपी की बात कर लेते हैं। जैसे भाजपा वालों से लोग सवाल पूछते हैं, वैसे ही जेपी से भी लोगों ने सवाल पूछने का काम किया। शुरुआत में जेपी का चुनाव बहुत पीक पर रहा और करीबन हज़ारों गाड़ियों को लेकर लोग इनको स्वागत करने के लिए हिसार में लेके आए और रणजीत सिंह को भी कहीं न कहीं विरोध का सामना करना पड़ा और सवालातों का भी सामना करना पड़ा। इसके अंदर क्या रहा कि लोगों ने, जनता ने जेपी का चुनाव लड़ने का काम किया, जेपी का सहयोग किया। उचाणा से, नारनौल से, उकलाना से इनको बहुत भारी वोट मिला। लेकिन अब रणजीत सिंह की बात करें, ये कहाँ से लीड ले रहे हैं? रणजीत सिंह को आदमपुर से बहुत अच्छी लीड है, हिसार से बहुत अच्छी लीड है, हांसी से बड़ी लीड है इनको। और साथियों ये लीड के साथ देखते हुए हमारा आंकलन ये है कि आज के टाइम भाजपा हिसार में प्लस में चल रही है। प्लस में आप देख सकते हैं कि रणजीत सिंह जो उम्मीदवार है वो प्लस में, अच्छी खासी लीड मिल सकती थी अगर यहाँ नेता कोई दूसरा होता तो। जेपी से भी सवालात लोगों ने किए हैं
पिछला जो इतिहास है जेपी उसके बारे में लोगों ने सवालात किए इनसे कि भाई क्या है, कैसे है, ऐसे वैसे, मतलब बहुत सारे सवालात इनसे किए। लेकिन आज के टाइम भाजपा से पिछड़ते हुए जेपी दिखाई दे रहे हैं। चलिए, हिसार के बाद हरियाणा की सबसे संशय भरी सीट की बात हम कर लेते हैं। सिरसा लोकसभा की हम बात कर लेते हैं। देखिए, सिरसा एक तो रिजर्व सीट हो गई है, जैसे अम्बाला रिजर्व सीट है वैसे ही सिरसा एक रिजर्व सीट है, जहाँ पर अशोक तंवर भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो पहले कांग्रेस में होते, तृणमूल कांग्रेस में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी में 56 दिन बिताने के बाद फिर ये भाजपा में गए, भाजपा से आज ये उम्मीदवार बन गए हैं। 4-5 पार्टियां चेंज करने के बाद लोगों का विश्वास इधर से उधर डगमगा गया और लोगों ने अपना विश्वास सिरसा लोकसभा के अंदर कांग्रेस उम्मीदवार कुमारी शैलजा के अंदर दिखाया। कुमारी शैलजा भी कांग्रेस पार्टी से हैं, दोनों ही एक पार्टी से थे और आज कांग्रेस का उम्मीदवार है। कुमारी शैलजा अव्वल दर्जे के दोनों नेता हैं और आपस में काफ़ी अच्छी टक्कर रही इनकी। लेट टिकट बांटने के बाद कुमारी शैलजा ने भी अपना चुनाव बहुत बेहतरीन तरीके से उठाया और सिरसा लोकसभा के अंदर लोगों ने, जनता ने चुनाव लड़ने का काम किया। अशोक तंवर का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ, यहाँ लोगों में गुस्सा था भाजपा के प्रति। यहाँ भी सरदार बाहुल्य एरिया है और मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, बागड़ी एरिया है, बहुत सारे लोग विरोध में हैं, किसान साथी हैं, यहाँ किसानी करते हैं लोग सिरसा के अंदर और पूरी लंबी बेल्ट है ये, फतेहाबाद, सिरसा, नरवाना तक ये सिरसा लोकसभा है, बहुत लंबी लोकसभा है। यहाँ नरवाना हो, दड़ौदा हो, फतेहाबाद हो, सिरसा हो, जहाँ भी जा रहे हैं अशोक तंवर का विरोध यहाँ देखने को मिला और कुमारी शैलजा को फूलों से सुसज्जित किया गया। यहाँ पर सुरजेवाला ने बहुत अच्छा सहयोग किया, चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी यहाँ विरोध मतलब सहयोग किया। कुमारी शैलजा आज यहाँ पर प्लस में है और अच्छी खासी लीड कुमारी शैलजा को यहाँ मिलने वाली है और ख़ास बात यह है कि यहाँ कांग्रेस प्लस में दिखाई दे रही है, प्लस में है। चलिए, मैं आपको बता देता हूँ कैलकुलेशन क्या है। कैलकुलेशन यह है कि कांग्रेस 4 से 7 सीट ले सकती है, जिसमें से जो सीट लेने वाली है वो सिरसा है, रोहतक है, कुरुक्षेत्र है और सोनीपत है। कुरुक्षेत्र की हम बात करना भूल गए थे, कुरुक्षेत्र की हम एक बार बात कर लेते हैं। कुरुक्षेत्र के अंदर त्रिकोणीय मुकाबला है, जिसके अंदर इंडिया गठबंधन के आम आदमी पार्टी से सुशील गुप्ता है, जो रहने वाले जींद के, राज्यसभा सांसद दिल्ली के हैं और लेकिन चुनाव अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ रहे हैं। जहां पर बीजेपी के उम्मीदवार वो भी पहले कांग्रेस के थे, नवीन जिंदल है, वो फिलहाल भाजपा के उम्मीदवार है। चौधरी अभय सिंह चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। ये त्रिकोणीय मुकाबला हो चुका है और अगर जातीय समीकरण की बात करें, यहाँ पर एक जाति से 2 बंदे चुनाव लड़ रहे हैं। नवीन जिंदल हैं सामने और डॉक्टर गुप्ता जी हैं यहाँ आम आदमी पार्टी से। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ नवीन जिंदल को कहीं ना कहीं विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों के अंदर गुस्सा है भाजपा के लिए, उम्मीदवारी के लिए, कि भाई भाजपा के उम्मीदवारों को गांव में नहीं घुसने देंगे। इस तरीके लोगों ने पोस्टर भी लगाए, लोगों के अंदर विरोध भी था। अभय चौटाला भी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। अब आपको पता है कि थोड़े दिन पहले चुनाव आयोग ने एक नोटिस निकाला था कि अगर इनेलो पार्टी को अपना चुनाव चिन्ह बचाना है तो कुछ परसेंटेज इनको वोट लेना ज़रूरी है। चलिए, वो तो एक अलग बात है। अभी हम बता देते हैं आपको, डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ पर प्लस में है। इंडिया गठबंधन से आम आदमी पार्टी से जो चुनाव लड़ रहे हैं, डॉक्टर सुशील गुप्ता यहाँ पर प्लस में दिखाई दे रहे हैं और ये सीट भी इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है साथियों। चलिए, 4 से 7 सीट कौन सी है उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सिरसा, रोहतक, कुरुक्षेत्र, सोनीपत, ये 4 सीट ऐसी हैं जो इंडिया गठबंधन के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। मार्जिन भी अच्छा खासा यहाँ मिलने वाला है। चलिए, बीजेपी कहाँ से जीत रही है वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
यहाँ कंपटीशन कहाँ तगड़ा है वो और सुन लीजिए। हिसार में तगड़ा कंपटीशन है, अंबाला में तगड़ा कंपटीशन है, और 3 से 6 सीट भाजपा यहाँ लूज कर रही है। वो कौन कौन सी है? जीतती हुई दिखाई दे रही है साथियों। भाजपा कहाँ जीतती हुई दिखाई दे रही है? करनाल, गुरुग्राम, फरीदाबाद, ये 3 सीट ऐसी है जहाँ पर भाजपा जीतती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और मैंने आपका पूरा आंकलन आपको बता दिया है। इसके अंदर एक सीट और बचती है, 11वीं सीट। नायाब सैनी भी चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव है जो करनाल के अंदर, वो कहीं ना कहीं जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये सीट शायद उनकी निकल ही जाएगी, उसका रिजल्ट भी सामने आ ही जाएगा। तो साथियों, वीडियो के अंदर बताना कि कौन सी लोकसभा से मेरी वीडियो देखी जा रही है, और आपको जो दी गई जानकारी है वो कहाँ तक सही लगती है। अपने विचार जरूर दें, और आंकलन भी बताएं कि कांग्रेस पार्टी और कहाँ से या भाजपा पार्टी और कहाँ से और भी जीत सकती है। अपने विचार जरूर दें। चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।